दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल गोस्ट टॉक में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे यकीन है आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरी सहेली मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। अभी रुक जाओ, सुबह घर चली जाना। इस टाइम तुम्हें कोई बस भी नहीं मिलेगी। मेरी रूममेट मुझे आधे घंटे से समझा रही थी, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर रुकने के लिए मान ही नहीं रहा था, क्योंकि 1 घंटा पहले ही मेरी वार्डन के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद मेरा यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने घर कॉल करके अपनी माँ को बताना चाहा, लेकिन उनका फोन भी बंद जा रहा था। यार, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं कोई मैच्योर लड़की नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची हूँ जिसे कोई तुरंत उठाकर ले जाएगा, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा। फिलहाल तुम मेरे लिए एक छोटी बच्ची ही हो। तुम बहुत गुस्से में हो, इसी वजह से बिना सोचे समझे फैसला ले रही हो। अगर तुम अभी के हालात के बारे में सोचती तो शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाता, उसने कहा। मुझे यहाँ नहीं रुकना और ना ही सुबह का इंतजार करना है। मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है, मैंने भी जवाब दिया। रूममेट चुप हो गई। तुम्हें पता है, कहते हैं जिस बस स्टॉप से हम अपने घर जाते हैं वहां आत्माओं का वास है, वो जगह भी भूतिया है। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं है और ना ही लोगों की झूठी कहानियों की, जो खुद तो कोई काम करते नहीं है, बस दूसरों को डराने का काम करते हैं। रूममेट के साथ मैं इन्हीं बातों में बिजी थी कि तभी वहां एक और लड़की आ गई। मुझे सामान पैक करते देखकर वह भी परेशान हो गई और कहने लगी, सिया यार, तुम इस वक्त कहां जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रात के इस वक्त तुम्हें कौन सी गाड़ी मिलेगी? अगर तुम्हें भी मुझे इसी तरह बातें सुनानी है तो मैं तुम्हें अभी से बता रही हूं, कुछ न बोलो, क्योंकि मुझे तुम लोगों की फिजूल की बातें नहीं सुननी और ना ही मुझे अब यहाँ पर रुकना है। तुम लोगों को पता नहीं है वार्डन ने मेरे साथ क्या किया है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। ये कहकर मैं जल्दी से सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद सामान पैक करके मैंने अपना बैग उठाया। अपनी रूममेट से मिलकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सिर्फ आज रात के लिए रुक जाओ ना। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर तुम चली गई तो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी भी मुश्किल से निपट लूंगी, और अगर फंस भी गई तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है। मुझे छेड़ने या अगवा करने वालों को वह पाताल के अंदर से भी ढूंढ निकालेगा। मुझे गुंडों या बदमाशों का डर नहीं है, बल्कि मुझे उस जगह के बस स्टॉप से डर है जहां से तुम चढ़ने वाली हो। मैंने सुन रखा है कि इस टाइम वहां कोई खतरनाक शापित चुड़ैल वास करती है, जो एक बार किसी इंसान पर चढ़ जाए तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें करीबन 2 साल पहले की घटना सुनाती हूँ। तब मैं भी यहाँ पर थी। हमारे हॉस्टल की ही एक लड़की थी। वह भी रात के समय सफर करने के बारे में सोच रही थी। मैंने जब उसे मना किया तो वह मेरा मजाक बनाने लगी और कहने लगी, तुम पुराने ख्यालों वाली लड़की हो, जबकि यह जमाना बदल गया है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जो लोग यह बातें करते हैं उन्हें हम बेवकूफ समझते हैं। वो बातें छोड़ो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन काश उस दिन मैं उसे रोक पाती तो उसके साथ वह सब नहीं होता। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके जिस्म से कांच निकलने लगे। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया था। यह सब उसके साथ करीबन 1 सप्ताह तक होता रहा। उस स्टेशन की शैतानी आत्मा ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे नुकसान पहुंचाने लगी थी। घर वाले उसकी यह हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हर तरह से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसका इलाज नहीं मिल रहा था। जिस रूह ने उसके जिस्म पर कब्जा किया था, वह उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। वह उसके साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक लड़ती रही, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रूममेट ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें जाना है
तो जाओ, लेकिन बाद में अगर तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ हुआ तो मुझसे शिकायत मत करना। अब तो मुझे अफसोस भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैंने तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। यह कहकर मेरी सहेली मेरे करीब आई। मैं जल्दी से उसके गले लग गई और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहां तक तुम्हारी उस कहानी की बात है तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं, यह कहानी तुम किसी मैगजीन में छपवा दो। मैं गारंटी से कहती हूं ये बहुत फेमस हो जाएगी। यह कहकर मैं जल्दी से उससे दूर हट गई, क्योंकि वह मुझे मनाने पर अड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने अपना सामान उठाया और रूम से निकल गई। जब मैं हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंची तो मुझे पीछे वार्डन की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वह मुझे तीखी नजरों से देख रही थी। उस वक्त उनकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि तुम गुस्से में आकर अपना नुकसान करने जा रही हो। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर कोई नुकसान हुआ भी तो मैं उसकी भरपाई कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। यह कहकर मैं हॉस्टल से बाहर निकल गई। बाहर ठंडी ठंडी सर्द हवा ने जैसे मेरा बेदर्दी से स्वागत किया। मुझे हल्का सा अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे मोटा कोट पहनना चाहिए था। सर्दी मेरी सोच से ज्यादा थी। मैंने पतली शॉल ओढ़ रखी थी और एक हल्का स्वेटर पहना था। कोट मेरे बैग में था, लेकिन मैं उसे निकालने में समय नहीं गंवाना चाहती थी। स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। थोड़ी दूर चलने के बाद स्टेशन दिखने लगा। वहां अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा था। उसने काले रंग की हुड पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। सुनसान जगह पर एक अजनबी को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद को गालियां देने लगी कि आखिर क्या जरूरत थी मुझे अकेले यहां आने की। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को साथ ले आती। कम से कम जब तक बस नहीं मिलती कोई तो मेरे साथ रहता। लेकिन उस वक्त मुझ पर एक अजीब सा भूत सवार था कि मुझे हॉस्टल से निकलना है और किसी को तकलीफ नहीं देनी। अब सामने का मंजर देखकर मुझे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं अपने पुलिस ऑफिसर भाई को भी भूल चुकी थी। मैंने गर्दन झुका ली और तेजी से आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद भी जब मैं स्टेशन नहीं पहुंची तो मैंने हैरत से सामने देखा। स्टेशन अभी भी मुझसे उतनी ही दूरी पर थी जितनी पहले थी। ये सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने दोबारा से घूर कर देखा, लेकिन नजारा वही था। मैंने खुद से कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं इतनी देर से चल रही हूं, फिर भी स्टेशन दूर कैसे हो सकता है? इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी घबराहट को नजरअंदाज करके चलना शुरू किया, लेकिन इस बात को इग्नोर कर चुकी थी कि थोड़ी देर पहले वहां जो शख्स खड़ा था अब गायब हो चुका था। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची, एक बुरी बदबू मेरे नाक से टकराई। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने डर भरी नजरों से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बावजूद मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मुझे अपनी रूममेट की बातें याद आ रही थीं और अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वहां खड़े मुझे कुछ वक्त ही गुजरा था जब मुझे कहीं से मेरे नाम की पुकार सुनाई दी। मैं हैरानी से चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि यहां मेरा नाम कौन ले सकता है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। उसने काले रंग की हुड वाली जैकेट पहनी हुई थी। ये वही लड़का था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले दूर से देखा था, लेकिन जब मैं यहां पहुंची तो वह गायब हो गया था। अब वह अचानक वहां कैसे आ गया था? मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वह बेहद खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा। वह अजीब सा मुस्कुराने लगा और बोला, जब कोई तुम्हें मना करे तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं हैरान थी कि उसे कैसे पता कि किसी ने मुझे यहां आने से मना किया था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम इंसान बहुत बेवकूफ और बेबस होते हो, जानबूझकर खुद को खतरे में डाल लेते हो। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे करीब आकर कहा, देखो तुम्हारी बस आ रही है, जल्दी चढ़ जाओ।
मैंने चैन की सांस ली और बस के पास पहुंची। जैसे ही बस रुकी, मैं उस पर चढ़ गई। बस में लोग थे, लेकिन मेरे अलावा कोई लड़की नहीं थी। ड्राइवर बार बार शीशे में मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं और चेहरे पर अजीब सी मनहूसियत थी। मुझे लग रहा था कि मुझे उतर जाना चाहिए, लेकिन मैं रास्ते से अनजान थी। तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और भाई को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में सर्विस ही नहीं थी। यह इलाका कमर्शियल था, यहाँ सर्विस का गायब होना नामुमकिन था। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, लेकिन सर्विस नहीं आई। ड्राइवर से बात करने का फैसला किया। मैं उसके पास गई और कहा, प्लीज बस रोक दीजिए, मेरा भाई मुझे लेने आ जाएगा। वह डरावनी मुस्कान के साथ बोला, यहाँ तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उससे कहा, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज बस रोक दीजिए। उसने शीशे में मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आंखों के बदलते रंग देखकर मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। उसने कहा, अगर डरपोक थी तो रात में सफर का क्यों सोचा? अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रोने का कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। जहां तक गाड़ी रोकने की बात है तो मैं इस वक्त गाड़ी नहीं रोकने वाला, क्योंकि बस में तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। ये कहकर उसने मुझसे नजरें हटा लीं और सामने देखने लगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि बस में तो सिर्फ मैं ही थी, फिर बाकी लोग कहां से आ गए। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बस पूरी तरह से भरी हुई थी। वहां हर तरह के लोग बैठे थे, औरतें भी थीं जो अजीब नजरों से मुझे घूर रही थीं। मैं वहीं खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। अचानक मेरे दिल में कुछ आया और मैं तेजी से बस के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाम हो गया हो। तभी बस में बैठे सभी लोग एक साथ बोले, तुम यहां से नहीं निकल सकती, तुम यहां से केवल मौत के बाद ही जा सकती हो। मैंने पलटकर देखा तो वे सभी लोग अपनी सीटों से उठकर मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देख मेरा दिल दहशत से भर गया। लगा कि मेरा अंत अब निश्चित है। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू बह रहे थे। जो मैं कह रही थी कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है और वो मुझे किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देगा, वो अब बेमानी लगने लगा। मुझे महसूस हुआ कि इन अजीबोगरीब इंसानों के सामने किसी भी मदद की उम्मीद रखना बेकार था। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मेरे सामने एक भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसके दांत नुकीले थे, मुंह से खून टपक रहा था, आंखों की जगह अंधेरे गड्ढे थे और चेहरे पर सुइयां चुभी हुई थीं। मैंने जोर से चीख मारी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोशी मुझ पर हावी हो गई और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। ये देखकर थोड़ा सुकून हुआ कि मैं अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन कल रात की घटना ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं वहां से कैसे बची और उस अजीबोगरीब शैतान ने मुझे क्यों छोड़ा। लेकिन जो भी हुआ, मैं जिंदा थी। मैंने अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था। मैंने मां को आवाज दी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा घर सुनसान था। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खुद को चुटकी काटी ताकि यह जान सकूं कि मैं सपना तो नहीं देख रही। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो वहां मां खड़ी थीं, लेकिन उनकी मुस्कान बेहद अजीब थी। उनकी आंखें भी नॉर्मल नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा आंखों से मुझे देख रहा हो। मैंने घबराते हुए पूछा, मां, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है ना? मां ने कहा, मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर 2 दिन पहले की घटना मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने मां को बताया कि रात को जब मैं घर आ रही थी तो मैं एक अजीबोगरीब बस में चढ़ गई थी। मां मेरी बात सुनकर अजीब तरह से हंसने लगी।
उनकी हंसी मुझे परेशान करने लगी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने झूठी कहानियां मत बनाया करो। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे उनकी सोच अचानक बदल गई हो। वो जो ऊपरी चीजों और प्रेत आत्माओं की सबसे ज्यादा बातें करती थीं, अब वो इन पर विश्वास नहीं कर रही थीं। माँ धीरे से उठकर चली गई। मैं उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ था जब वह अजनबी लड़का आकर मेरे पास खड़ा हो गया था। जैसे ही वह गया, मेरा जिस्म जैसे आजाद हो गया था। मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन मुझे अब वह अपनी माँ नहीं लग रही थी, वह कोई और ही लग रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा क्योंकि वह मुझसे उस तरह नहीं बात कर रही थी जैसे मेरी माँ करती थी। उनका लहजा, उनका बर्ताव, सब कुछ मेरी माँ से बिल्कुल अलग था। केवल उनकी शक्ल ही थी जो मेरी माँ से मिलती थी। मैं वहां कुछ देर बैठी रही, तभी मुझे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा और पाया कि मेरा छोटा भाई खड़ा था। वह मुझे अजीब तरह से देख रहा था, जैसे कोई झोंबी हो। जिस तरह से वह चल रहा था, ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जान ही न हो, जबकि मेरा भाई तो बहुत ही हंसमुख और चंचल था। उसे इस हालत में देखकर मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैं वहां से निकलने ही वाली थी, तभी उसने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। मैं रुक गई और डर से उसकी तरफ देखा। जैसे जैसे वह मेरे करीब आता जा रहा था, मुझे अपने शरीर पर आग की तपन का एहसास हो रहा था। जब वह मेरे पास आया और रुका, तो मेरा चेहरा गर्मी से झुलसने लगा। मुझे जलन का एहसास होने लगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम खूबसूरत हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने दिया है। अगर तुम खूबसूरत नहीं होती तो हम कब का तुम्हारा काम तमाम कर चुके होते। यह कहकर वह मुझे बिना रुके तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने उसे कमरे के अंदर जाते हुए नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वह दरवाजे के पास ही कहीं गायब हो गया हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब कुछ सह सकूं। मैंने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की और अपनी मौसी के घर की ओर दौड़ पड़ी। मौसी ही एक ऐसी शख्स थी जो मेरी बातों पर यकीन कर सकती थी। मैं उनके पास जाकर सब कुछ बताने का सोच रही थी। जब मैं मौसी के घर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि वह कुएं के पास अकेली बैठी थीं। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। शायद वह परेशान थी। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे भी परेशानी महसूस होने लगी। मैं दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तीसरी बार जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा, लेकिन वह मेरी मौसी नहीं थी जो सामने थी। उनका चेहरा बहुत डरावना था। पलकें अजीब सी और खौफनाक लग रही थीं। मेरे मुंह से अचानक से ही एक जोरदार चीख निकल पड़ी और मैंने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अजीब औरत गुस्से से बोली, अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन को तुमसे अलग करके इसी कुएं में फेंक दूंगी। उसकी आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन जिस तेजी से मैं भाग रही थी वैसे ही वह औरत भी मेरे नजदीक आती जा रही थी। अब मैं एक जगह पर खड़ी हो गई। वह औरत जल्दी से उठी और मेरे पास आकर बोली, अगर तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाकर इस तरह चिल्लाई तो वह तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर फेंक देंगे, जहां से तुम्हारा लौटना नामुमकिन होगा। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं घबराई हुई उसकी तरफ देख रही थी। वह औरत कुछ देर मुझे देखती रही और फिर मेरे चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, ये सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। अगर तुम रात को उस बस में बैठने की गलती नहीं करती तो यह सब कभी नहीं होता। ये कहकर वह अचानक गायब हो गई। अब मैं अकेली खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। क्या उस शैतान ने मेरे पूरे गांव वालों पर कब्जा कर लिया है, या फिर मैं कहीं और चली गई हूं? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन यह वही जगह थी जहां मैं बचपन से रही थी, यानी यह मेरा अपना गांव था। फिर भी लोग मुझे अजनबी लग रहे थे। मेरी नजर उन लोगों पर पड़ी
जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी सांसें रोक ले। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और फिर मैंने नजरें फेर लीं। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपनी जगह पर नहीं हूं, बल्कि किसी और जगह हूं। अब मुझे किसी भी हालत में यहां से निकलना था, लेकिन यहां लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं था। फिर मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी जिसे मैंने बस स्टॉप पर देखा था। वह मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे वह मुझे फिर से देखकर खुश हो। मुझे लगा वही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं उसके पास गई, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया और वह मुझसे डरते हुए पीछे हट गया। फिर उसने मुझे इशारे से कहा कि फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। उसकी इस हरकत ने मुझे थोड़ी राहत दी और लगा कि अब शायद मैं इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हूँ। मैंने बिना देर किए उस अजीब और डरावने इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि वह शख्स मुझे घर लौटने के लिए कह रहा था। जब मैंने गांव के लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लोग मुझे जिंदा ही नोच के खा जाएंगे। घर वापस लौटते समय मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन जब मैंने घर का नजारा देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। घर की मेज पर कच्चा मांस पड़ा हुआ था और पास ही मेरी माँ और छोटा भाई बैठे थे जो उस मांस को खा रहे थे। उन्हें इस तरह मांस खाते हुए देखकर मुझे उल्टी होने लगी और मुझे यह एहसास हुआ कि दोनों अब भी मुझ पर झपट पड़ेंगे। वे ऐसे खा रहे थे जैसे कोई भूखा जानवर हो जिसने कई दिनों से कुछ न खाया हो। मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, जो मेरी असल माँ थी ही नहीं, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ, वैसे भी बहुत जल्द तुम हम में से एक होने वाले हो। उनकी आवाज सुनकर मैंने न में सिर हिला दिया और वहां से जाने लगी। अचानक ही मेरे कदम जमीन में जम गए। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरी बेबसी पर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। वहां पर उन दोनों के अलावा और भी अजीब किस्म के आदमी औरतें मौजूद थे। और फिर मेरे भाई के रूप में जो रूह वहां पर बैठा था, वो कहने लगा, चलो हमारे पास आकर बैठो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हमारा नाश्ता बन जाओ। ये कहकर वो हंसने लगा। उसके साथ ही वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगे और मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैं उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी मना नहीं कर पाई। मैं चुपचाप से उनके नजदीक जाकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी, एक बहुत गंदी स्मेल मेरी नाक से टकराई। मैंने उनके सामने पड़े हुए मांस की तरफ देखा। मुझे उल्टी आने लगी। किसी जानवर का मांस लग रहा था। यकीनन ये किसी जानवर का ही था। मैं शुक्र करने लगी कि किसी जानवर का ही था, वरना अगर किसी इंसान का होता तो न जाने मेरी क्या हालत होती। इनका कोई भरोसा नहीं था। क्या पता ये लोग अगले दिन मेरा भी नाश्ता कर रहे होते। इससे ज्यादा देर मुझे वहां बैठा नहीं गया। मैं रोती हुई वहां से उठकर चली गई। वो मेरे पीठ पीछे से दोबारा हंसने लगे। मुझे अपने पीछे अजीब आवाजें आने लगी, कुछ बात करने की। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके साथ क्या करना है, ये कहकर वो दोबारा हंसने लगे, जबकि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने घर वालों और अपने गांव की याद आ रही थी। मैं जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहती थी। जब जब मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, ऐसे घर से बाहर मत जाओ। बूढ़ी औरत की थरथराई हुई भयानक आवाज सुनकर मैं खौफ के मारे सिहर गई और अपने पीछे देखने लगी, जहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी। वो सभी लोग जो वहां मौजूद थे, उनकी हालत बद से बदतर थी। मैं तेजी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी, आखिर ये लोग हैं कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, ये सब कुछ उस बस से शुरू हुआ है। जो भी उस बस में सवार होता है, ये लोग या तो उसे जान से मार देते हैं या फिर उस इंसान को अपना गुलाम बना लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी और उससे कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, अपने घर वापस जाना है। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी भी रात के वक्त किसी बस में सवार नहीं होंगी। मेरे मुंह से जो निकल रहा था, मैं वही बोलती जा रही थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह उस जगह से निकलना चाहती थी। वो औरत मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी,
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैंने उससे बेसब्री से पूछा, मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूं? लेकिन इस बार बूढ़ी औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फिर वहां से चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी और साथ ही साथ उससे पूछती जा रही थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने मुझे एक लफ्ज भी जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जुबान को जैसे सील कर लिया हो। उसका ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। पहले वो खूबसूरत लड़का जो मेरी मदद कर सकता था, लेकिन उसने भी मेरी मदद अब तक नहीं की, और अब ये बूढ़ी औरत जिसने मुझे साफ कह दिया कि मैं ही सिर्फ अपनी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसने मुझे तरीका नहीं बताया था। मैं साइड पर बैठकर और फूट फूट कर रोने लगी। वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अब मैं वहां पर अकेली मौजूद थी। मुझे वहां पर रोते हुए तकरीबन कुछ वक्त ही हुआ था जब मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। पीछे से आवाज आई, अजनबी चीजों पर, अजनबी लोगों पर भरोसा मत करो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये वही लड़का था जिसे मैं बस में मिली थी, जो मेरी मदद को चाहता था। मैंने उससे कहा, गलती हो गई, मैं वादा करती हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। उसने कहा, तुम्हारा पाला जिन प्रेतों से पड़ा है वो बहुत खतरनाक हैं। तुम उनकी बस में सवार हो गई थी, और ये ऐसे प्रेत हैं जिनके साथ हमारी भी नहीं बनती। हाँ, तुम सही अंदाजा लगा रही हो, मैं भी एक इंसान के रूप में प्रेत ही हूं। तुम इस वक्त जिस जगह पर खड़ी हो, उस जगह पर उनका जादू काम नहीं करता, बल्कि इस जगह पर किसी भी बुरी आत्मा का जादू काम नहीं करता। इसी वजह से उन्हें तुम्हारी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चल सकता, और न ही उन्हें ये पता चल सकता है कि मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं। उन्हें तुम्हें मारना था, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हें अपना गुलाम बनाने का फैसला किया। मैं फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे किसी का भी गुलाम नहीं बनना, मुझे यहां से जाना है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे ये तो अंदाजा हो गया है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यहां से तुम्हारी दुनिया में ले जा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी होगी। मैंने उससे पूछा, किस तरह की कुर्बानी? तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि इसके बदले में मुझे उनका गुलाम बनना होगा, क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूं। वो मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मुझे खुद को उन्हें सौंप देना होगा, वो भी सारी जिंदगी के लिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी गलती की सजा किसी और को मिलने वाली थी। ये सोच रही थी कि अगर मैं उस रोज बस पर सवार ना होती तो शायद मैं अपनी दुनिया में सुकून की जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन मैंने अपनी जिद की वजह से न सिर्फ अपनी बल्कि उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाल चुकी थी। उसके बाद उसने मुझे कहा, आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़ लो। अचानक मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी का फ्लैश हुआ। मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैं थोड़ी ही देर के बाद अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी थी और वो लड़का भी मेरे सामने ही मौजूद था। उसने मुझे कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे किसी भी किस्म का सवाल नहीं करेगा। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। मेरी आंख खुली। जब मैं होश में आई तो सामने मेरी माँ बगल में अपने सिर को दोनों हाथों से टिकाए बैठी थी। लग रहा था जैसे परेशानी में हो। मुझे अचानक देख वो फूट फूट कर रोने लगी और कई मिनटों तक रोती रही। माँ ने मुझे बताया कि मैं 1 हफ्ते से कोमा में थी। यही वजह थी कि मैं आज तक जान नहीं पाई कि जो मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा था क्या वह हकीकत था या फिर कोई खौफनाक ख्वाब। यह थी आज की हमारी रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।